हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीरनगर नामक एक गांव में विनोद अपनी बीवी रोमिला के साथ रहता है। उन दोनों को एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम गप्पू होता है। विनोद का एक बहुत बड़ा बांस का खेत होता है जिसमें उगाए बांस की लकड़ियों को वो सप्लाई करता है। अरे विनोद, तुम्हारे यहाँ की बांस की लकड़ियाँ एकदम बेस्ट क्वालिटी की होती हैं। सच में तुम बहुत अच्छी तरह से अपने खेत की देखभाल करते हो। धन्यवाद भाई साहब। ये लो तुम्हारे पैसे विनोद। विनोद पूरे गांव में बांस का नंबर 1 व्यापारी होता है। इतना ही नहीं, उसकी बीवी और वो मिलकर बांस के फर्नीचर और बांस के बर्तन भी बनाकर बेचते हैं, जिससे उनका बहुत मुनाफा होता है। विनोद का इस दुनिया में कोई नहीं होता सिवाय उसके बीवी, बेटे और चचेरे भाई पुष्कर के। लेकिन पुष्कर विनोद से बात नहीं करता क्योंकि उसे विनोद की तरक्की से बहुत जलन महसूस होती है। मेरी इतनी बड़ी साड़ी की दुकान होकर भी मैं इतने पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ जितने वो विनोद कमा रहा है। हैं? नहीं, मैं उसे जीवन में आगे नहीं जाने दे सकता। विनोद खुश नहीं रह सकता। विनोद खुश नहीं रह सकता। दिवाली आ रही है, लेकिन ये दिवाली विनोद के लिए उजाले और खुशियों वाली नहीं बल्कि अंधेरे और दुखों वाली होगी। दिवाली का पावन त्योहार आता है और पूरे वीरनगर में दियों की जगमगाहट होती है। सभी पटाखे जलाते हैं और पूरे उल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं। विनोद भी रोमिला और गप्पू के साथ दिवाली मना रहा होता है। तभी चुपके से उसके खेत में पुष्कर आ जाता है। पूरा गांव दिवाली मनाने में व्यस्त है। यही सही मौका है खेत में पटाखे जलाकर पूरा खेत जला देने का। पुष्कर विनोद के खेत में जाकर पटाखे जलाता है और थोड़ी ही देर में पूरा बांस का खेत धू धू करके जलने लगता है। आग की लपटों को देख रोमिला चौंक जाती है और सभी खेत की ओर भागते हैं और पानी डालने लगते हैं, लेकिन खेत आधे से ज्यादा जल चुका होता है। नहीं, मेरा खेत, ये क्या हो गया लक्ष्मी मैया, अब मैं क्या करूंगा? हमारा खेत जल गया। विनोद बहुत टूट जाता है। उसके खेत की जमीन जलकर बंजर हो जाती है। अब बस थोड़ी ही बांस की लकड़ियां बची होती हैं, जिन्हें रोमिला और विनोद संभाल कर रख लेते हैं। न जाने अब क्या होगा। अब इन बची कुची लकड़ियों से क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा और अच्छा ही होगा। विनोद और रोमिला बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें काम करना भी बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए दोनों साथ में काम की तलाश करने निकल पड़ते हैं। 3 दिन से हम लगातार काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कहीं काम नहीं मिला अब तक। थोड़ा और सब्र रखते हैं, क्या पता भगवान ने कुछ और ही लिखा हो हमारी किस्मत में। चलिए अभी हम वो गीतागंज की मिल में भी जाकर नौकरी के बारे में पूछ लेते हैं। हाँ रोमिला। विनोद और रोमिला गीतागंज वाली मिल में भी जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी काम नहीं मिलता। रात में जब वो खाना खा रहे होते हैं, तभी उनके दरवाजे पर अचानक से खटखट होती है। अरे इतनी रात गए, भला कौन होगा? रुको, मैं देखता हूँ। विनोद दरवाजा खोलने जाता है, तब देखता है 2 पति पत्नी वहां खड़े होते हैं। वो गांव में नए होते हैं। जी मैं प्रफुल्ल और ये मेरी बीवी संध्या। हम दोनों इस गांव के ऐतिहासिक जगहों पर घूमने आए हैं, लेकिन हम होटल बुक करने गए थे। देखा कि सारे होटल्स फुल हैं, कहीं भी रूम नहीं मिला, इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या हम रात के लिए आपके पास ही रुक जाएं? अगर आपको एतराज ना हो तो हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल भाई, संध्या भाभी, आइए, घर में आइए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल और उसकी बीवी संध्या दोनों विनोद और रोमिला के घर रुकते हैं। तभी विनोद उनके लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म मैगी नूडल्स बनाता है। ये लीजिए गर्मा गर्म मैगी नूडल्स। जितना खाना था सब खत्म हो गया, इसलिए ये मैगी नूडल्स बनाए हैं। शुक्रिया विनोद भाई साहब, इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। मुझे पूरा यकीन है कि इसका स्वाद भी उम्दा होगा। प्रफुल्ल और संध्या जब मैगी नूडल्स चखते हैं और उन्हें वो बहुत पसंद आते हैं। हा, क्या मैगी नूडल्स हैं, सच में मजा ही आ गया। वाकई में विनोद भाई साहब, आप तो कमाल के शेफ निकले। जी धन्यवाद। विनोद जी जैसे मैगी नूडल्स तो कोई बना ही नहीं सकता। जो कोई इनके हाथ के मैगी नूडल्स खाता है वो इनका फैन हो जाता है। मेरे पापा बेस्ट हैं। अच्छा विनोद भाई साहब, आप काम क्या करते हैं वैसे?
ये सुनकर विनोद की आंखें नम हो जाती हैं। तभी रोमिला और विनोद दोनों प्रफुल्ल और संध्या को अपने खेत के नुकसान के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर उन दोनों को भी बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह जब वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं, तभी प्रफुल्ल विनोद के हाथ में कुछ पैसे थमाता है और कहता है, ये लो विनोद भाई साहब, ये पैसे रखो और इन पैसों से तुम अब बांस में मैगी नूडल्स बेचो। बांस में मैगी नूडल्स? मतलब हम कुछ समझे नहीं प्रफुल्ल भाई साहब। आपके पास इतने सारे बांस अब भी पड़े हैं जिनसे एक बांस का ढाबा बन सकता है, और तो और आपके पास बांस का बर्तन भी पड़ा है जिनमें आप मैगी नूडल्स बेच सकते हैं। विनोद भाई साहब, रोमिला भाभी, मैं आप दोनों को कह रही हूँ, इनके मैगी नूडल्स के चर्चे दूर दूर तक होंगे। बस आप दोनों एक बार वही करो जो हम कह रहे हैं। और पैसे लेने में कोई आनाकानी नहीं, प्यार और इज्जत से दे रहा हूं। और हाँ, अब हम हर महीने में एक बार तो तुम्हारे ढाबे पर आया ही करेंगे, इसलिए जाओ ढाबा खोलो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल के दिए पैसों से विनोद अब बांस का ढाबा तैयार करता है और वो बांस के चूल्हे पर मैगी नूडल्स बनाकर बांस के बर्तनों में उसे ग्राहकों को परोसता है। सभी ग्राहकों को विनोद के मैगी नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। अरे इन मैगी नूडल्स का क्या ही कहना, इन्हें खाकर तो मेरा दिन बन गया भाई। दुनिया के सारे मैगी नूडल्स एक तरफ और तुम्हारे मैगी नूडल्स एक तरफ विनोद भाई। सच में इतने टेस्टी मैगी नूडल्स हमने आज तक कहीं नहीं खाए, ना शहर में ना तो किसी गांव में। आपके ये अनोखे मैगी नूडल्स की रेसिपी बिल्कुल शानदार है। अरे और काफी पौष्टिक भी है, क्योंकि ये बांस में परोसी गई है। बांस में परोसी जाने पर इसके स्वाद में और भी चार चांद लग गए हैं। विनोद और रोमिला के बांस के मैगी नूडल्स की तरक्की देखकर पुष्कर को बहुत जलन होती है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। इस विनोद के बच्चे का मैं क्या करूं? इस पे जो भी मुसीबत आती है उसका हल अपने आप निकल आता है, और ये जीवन में दुखी होने की जगह और भी खुश हो जाता है। मुझे इसका कुछ तो करना ही होगा। इसका ये बांस का मैगी नूडल्स अब पूरे गांव को बर्बाद कर देगा और विनोद को तो और भी ज्यादा बर्बाद कर देगा। हाँ। पुष्कर दिन के सन्नाटे में चुपके से विनोद के ढाबे में जाता है और वो उसके मैगी नूडल्स में जहर मिलाता है, लेकिन तभी गांव वाले उसे देख लेते हैं और उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और खूब मारते हैं। क्यों रे कमीने, नूडल्स में जहर मिलाने आया था क्या? आज तो तेरी हड्डी पसली है करके ही रहेंगे हम। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो। गांव वाले पुष्कर को खूब मारते हैं। तभी वहां विनोद पुलिस को लेकर आता है। मेरा चचेरा भाई होकर भी तूने मेरे साथ ऐसा किया पुष्कर। जब तू ये करने आया था तो इसका मतलब तूने ही मेरे बांस का खेत जलाया होगा। हाँ, लानत है तुझ पर। गिरफ्तार कर लीजिए इस हैवान को इंस्पेक्टर साहब। पुलिस पुष्कर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता है। विनोद अपने ढाबे के जरिए खूब नाम और पैसे कमाता है और जीवन में भरपूर तरक्की करता है। मिथुलपुर कहकर एक गांव में निहार अपनी बूढ़ी विधवा मां कुसुम लता के साथ रहता है। निहार एक अमीर लड़की रोमा से शादी कर लेता है। रोमा और निहार दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं। रोमा जब निहार से शादी कर लेती है तभी उसके परिवार वाले उसे बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती और अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल आते ही वो जब कुसुम लता को देखती है तभी वो गुस्से से लाल हो जाती है। माँ जी, ये क्या होलिया बना रखा है आपने? निहार, तुम अपनी माँ के लिए अच्छी साड़ी नहीं लाते क्या? ये क्या पुराने जमाने जैसी साड़ी पहन रखी है इन्होंने? इससे अच्छी साड़ी तो मेरे बंगले में काम करने वाली शांति पहनती है। लेकिन रोमा बहू, मैं ऐसी ही साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ। नए जमाने का तौर तरीका भी अच्छा है, लेकिन मुझे ये साड़ी और सिंपल साड़ियाँ ही पसंद हैं। लेकिन माँ जी, इसमें तो आप एकदम कचरे वाली या कोई नौकरानी लग रही हो। माइंड और लैंग्वेज रोमा। मेरी माँ को पुराने जमाने का फैशन पसंद है, तो तुम उन्हें इस तरह बुरे बुरे कमेंट्स नहीं कर सकती। रोमा की सास कुसुमलता ही सारा काम कर दिया करती, जिस वजह से रोमा दिन भर महारानी की तरह आराम करती रहती। एक दिन जब रोमा की सहेलियां उसके ससुराल में आती हैं, तभी कुसुमलता आंगन में गोबर लेप रही होती है। ये कैसी स्मेल है यार? लगता है तेरी सास आंगन में गोबर की लिपाई कर रही है। ओह गॉड, तू ये कौन सी दुनिया में आ गई रोमा? तू पहले कितनी अमीर थी और अब?
मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं अपनी सास के रंग में रंग कर रोमा भी उसकी तरह देसी बहन जी ना बन जाए। कुसुमलता की वजह से रोमा की सहेलियां उसका खूब मजाक उड़ाती हैं। उनके जाने के बाद ये सब क्या नाटक चल रहा है आपका माँ जी? क्यों मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के पीछे तुली हुई हैं आप? लेकिन बहू, गोबर आंगन में लीपने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। उसे बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है बहू। ओह प्लीज, आप मुझे इस टॉपिक पर लेक्चर मत दो, वरना मैं यहीं पर चकरा कर गिर जाऊंगी। आइंदा से अगर आप मेरी फ्रेंड्स के सामने आई तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुसुमलता रोमा को अपनी बेटी समान मानती थी, इसीलिए वो उसकी किसी बात पर उससे लड़ती नहीं है, बल्कि वो तो उसके साथ अच्छे से ही पेश आती है। अगली सुबह वो पूरे डाइनिंग टेबल पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन पकाकर रखती है। कल रोमा बहू बहुत गुस्से में थी। आज इन सभी स्वादिष्ट पकवानों को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। रोमा जब डाइनिंग टेबल के पास आकर नाश्ते के लिए वो सारा खाना देखती है, तभी वो चिल्ला पड़ती है। आपको मैंने पहले दिन से ही कहा है ना कि मुझे ये सारा ऑयली और अनहेल्दी खाना नहीं पसंद, तो क्यों आप मेरी बात नहीं मानती? माँ जी, आपने ठान ही लिया है ना कि आप मेरे नाक में दम करके ही रहोगे। सीरियसली, मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अब जाइए, जाकर तेल लाइए और मेरे पैरों की मालिश कीजिए। लेकिन वो, अरे जाइए ना। अब क्या पंडित को बुलवाकर मैं शुभ मुहूर्त निकलवाऊं? हाँ, नॉनसेंस बुढ़िया। कुसुमलता बेचारी रोमा के पैरों की मालिश करती है और रोमा मजे से आराम करती है। रोमा को अब जैसे तैसे कुसुमलता को अपनी जिंदगी से निकालना था, क्योंकि उसकी वजह से रोमा का स्टेटस खराब हो रहा था और उसे एक गंवार और अनपढ़ सास नहीं चाहिए थी। इसीलिए एक रोज जब निहार काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाता है, उस दिन रोमा कुसुमलता को लेकर दूसरे गांव चली जाती है। ये हम कहाँ आ गए बहू? ये कौन सी जगह है? रोमा कुसुमलता को गाड़ी से धक्का मारकर बाहर गिरा देती है, जिससे कुसुमलता के सिर पर गहरी चोट आती है। बहू, अब यह सड़क ही तेरा घर है बुढ़ी, क्योंकि अब मैं और निहार कभी तुझे मिलने नहीं आएंगे। अब मांगती बैठ भीख, भिखारन कहेंगे। इतना कहकर रोमा कार आगे ले जाती है और वहां से चली जाती है। बेचारी कुसुमलता उस अनजान गांव में रास्ते पर ही पड़ी हुई होती है। थोड़ी देर में बारिश आती है और कुसुमलता अपना बचाव करते हुए वहां से भागकर एक मंदिर में जाकर बैठती है। उसके उस गांव में कोई नहीं था। जब निहार घर वापस आ जाता है, तभी रोमा रोने का नाटक करती है और वो उसे बताती है कि कुसुमलता का खाई से गिरकर एक्सीडेंट हो चुका है। माँ जी नहीं रही निहार, माँ जी नहीं रही। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो रोमा? हाँ निहार, वो कुछ लोगों के साथ किसी मंदिर के दर्शन करने जा रही थी, एक गाड़ी में बैठकर। लेकिन उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और वो गाड़ी सीधे खाई में जाकर गिर गई। निहार रोमा की बात को सच मान लेता है और वो यही मानता है कि कुसुमलता मर चुकी है। कुसुमलता भी निहार के आने की राह देखती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि निहार भी रोमा के साथ शामिल है। इसीलिए वो उम्मीद छोड़ देती है और अकेली ही उस गांव में काम ढूंढने लगती है। लेकिन उसका हुलिया देखकर कोई उसे काम नहीं देता, जिस कारण बेचारी कुसुमलता के पास भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। कुसुमलता चौराहे पर बैठकर भीख मांगने लगती है और ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात उसके बचपन की सहेली पद्मा से होती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे कुसुमलता, तू यहाँ इस तरह? पद्मा को देखते ही कुसुमलता भावुक होकर उसके गले से लग जाती है और पद्मा भी उसे अपने गले से लगाने में जरा भी घिन नहीं करती। वो उसे अपने घर ले जाती है और वहां जाने के बाद कुसुमलता पद्मा को सारी बात बताती है। कुसुमलता के साथ जो कुछ भी हुआ उसे जानने के बाद पद्मा की आंखें नम हो जाती हैं। मुझे माफ कर दो कुसुम, तेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तू इसे अपना ही घर समझ और यहाँ जितने दिन रहना है ना रह, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। धन्यवाद पद्मा। पद्मा के घर पर पद्मा के बेटा धीरू और बहू नीति उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये लो कुसुम काकी, आपके लिए गर्मा गर्म खाना। 1 मिनट रुकिए, आम का अचार भी ला रही हूँ, मैंने बनाया है। चक्कर बताइए कैसा बना है?
ठीक है नीतू बिटिया, सच में पद्मा, तेरी बहू नीति बहुत अच्छी है। काश मैं भी तेरे जैसी भाग्यशाली होती। कुसुमलता घर पर ही नहीं बैठी जहां उसने कुसुमलता को छोड़ा होता है, और तभी कार ड्राइव करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे कुसुमलता देख लेती है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज कराती है। रोमा को 2 दिनों बाद होश आता है। तभी उसके सामने हॉस्पिटल रूम में निहार और कुसुमलता होते हैं। वो बहुत शर्मिंदा होती है। तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया रोमा। मुझे माफ कर दो निहार, और माँ जी, आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आपको मैंने इतना दुख दिया, उसके बावजूद भी। निहार, मैं जानती हूँ जो मैंने किया है ना, उसके बाद तुम मुझे नहीं अपनाओगे, इसीलिए तुम जा सकते हो निहार, मुझे छोड़कर। और माँ जी, आप भी पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। रोमा को रोते देख कुसुमलता उसे अपने गले से लगा लेती है। बस बेटा, बस। रोमा के आंसू सच्चे थे और वो सच में सुधर चुकी थी, इसीलिए कुसुमलता उसे माफ कर देती है और तीनों फिर से एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। और कुसुमलता अपने ठेले को अपने गांव में शुरू करती है और खूब तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।